जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। बुधवार की रात राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन समाप्त हो गया। कुछ मांगे सरकार ने मानी और कुछ समझदारी गुर्जर समाज ने दिखाई। दोनों को धन्यवाद, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से सारा देश पैरालाइज हो गया था। बंबई जाने वाला मुख्य रास्ता राजस्थान से होकर गुजरता है। सड़कें भी बंद थीं, रेल मार्ग भी बंद था। लाखों लोग परेशान थे। पर क्या ये आंदोलन कोई सीख दे रहा है? क्या ये आंदोलन सरकार को और खासकर समाज के विभिन्न वर्गों को कोई संदेश दे रहा है? आज ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा मुल्क कहीं अराजकता की ओर तो नहीं बढ़ता जा रहा है। अराजकता की ओर इसलिए, अनार्की की ओर इसलिए क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें पहली जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले विभिन्न वर्गों की, खासकर उन वर्गों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी ओर वो विशेष ध्यान दें। अगर वो वर्ग सरकार से निराश होकर के आंदोलनों के ऊपर और हिंसक आंदोलनों की तरफ उतर आए तो ये सरकार की असफलता है। और ऐसी स्थिति में ये मानना चाहिए कि देश कदम कदम अराजकता की ओर बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है? सरकार किसी चीज की सत्यता से अपने को कितना दूर रखना चाहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस गुर्जर आंदोलन जो राजस्थान में चला, इसकी हकीकत को सरकार कितना समझना चाहती है, और अगर नहीं समझना चाहती है तो ये कितने बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं कि आखिर गुर्जर लोग, गुर्जर समाज आंदोलन क्यों कर रहा है और बार बार आंदोलन क्यों कर रहा है। गुर्जर मुख्यतः किसान हैं। उनका जीवन पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन और दूध ही उनकी आय का मुख्य जरिया है। सदियों से ये लोग गाय, बकरी और भेड़ पालते रहे, उनका दूध बेचते रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पशुपालन का भैंसीकरण हो गया। मतलब ये कि भैंस का दूध बाजार में छा गया। पहले हमारे देश में लोग भैंस नहीं पालते थे। 1950 के बाद से एडीडीपी की मदद से मिल्क कोऑपरेटिव का आंदोलन शुरू हुआ। उसी समय दूध की गुणवत्ता मापने का जो मापदंड बना, उसने पशुपालन और दूध के बाजार की पूरी दिशा बदल दी। दूध की गुणवत्ता को फैट परसेंटेज से जोड़ दिया गया। मतलब ये कि जिस दूध में जितना ज्यादा फैट, उतना ही बेहतर दूध। मजे की बात यह है कि फैट को गुणवत्ता का मापदंड इसलिए बनाया गया क्योंकि इसे लैक्टोमीटर से आसानी से मापा जा सकता है। हमारे अधिकारियों को दूध की गुणवत्ता मापने का सबसे आसान तरीका यही लगा। 5वें दशक के बाद से जब ये मिल्क कोऑपरेटिव आंदोलन चला, तो उसी के साथ दूध का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चाय में होने लगा। चाय के अंदर अगर दूध ज्यादा गहरा हो तो चाय अच्छी मानी जाती है। इन दोनों वजहों से गाय के दूध से ज्यादा भैंस की दूध की खपत होने लगी। बाजार में भैंस के दूध की मांग बढ़ी। देश में पशुपालन के मायने बदल गए। पशुपालन का अर्थ सिर्फ भैंस पालना रह गया। इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। अब पिछले 25 सालों में भैंसों के चारे पर नजर डालें तो भैंसों पर किए गए खर्च और दूध की कीमत में काफी अंतर था। कुछ सालों तक ये 1 और 3 के अनुपात में रहा। मतलब भैंसों के खाने पर अगर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो उसे 3 रुपए का दूध मिलता था। गुर्जरों को फायदा होता था। लेकिन पिछले 10 सालों में तस्वीर बदल गई। भैंस के चारे की कीमत बढ़ गई। खेती का तरीका बदला और फसलों में भी बदलाव आया। चारे का उत्पादन कम होता गया, साथ ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई। वहीं बाजार में फैट की इतनी मांग बढ़ती गई कि किसानों ने भैंसों को फूड कॉन्सेंट्रेट, यानी कि ऐसा खाना जिससे ज्यादा फैट का निर्माण होता है, उसे खिलाना शुरू कर दिया। फूड कॉन्सेंट्रेट को खली से बनाया जाता है। जब तेल महंगे हुए तो खली की कीमत भी बढ़ गई। इस तरह भैंसों को जो खिलाया जाता था वो कई गुना महंगा हो गया। लेकिन सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं की वजह से दूध की कीमत नहीं बढ़ने दी। दूसरी परेशानी ये हुई कि बाजार में सिंथेटिक, यानी कि नकली दूध का अंबार लग गया, जिसकी वजह से बाजार के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर दूध की जो कीमत होनी चाहिए वो हुई नहीं। साथ ही घी का कारोबार भी गुर्जरों के लिए मुसीबत हो गया। नकली घी का कारोबार असली घी के कारोबार से कई गुना ज्यादा है। इसने भी दूध की कीमत नहीं बढ़ने दी। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से गुर्जरों को नुकसान होने लगा। आमदनी कम होने की वजह से गुर्जरों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अब लगने लगा है कि अपने पारंपरिक व्यवसाय की वजह से वो गरीब होते चले जा रहे हैं। अब इससे उनका गुजारा नहीं होने वाला है। ऐसे मौके पर जब कोई राजनीतिक दल या नेता अच्छे भविष्य के सपने दिखाएगा
तो गरीबी से जूझ रहे किसानों का समर्थन मिलना लाजमी है। गुर्जर आंदोलित हैं क्योंकि वे उपेक्षित हैं। गुर्जर आंदोलित हैं क्योंकि वे सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुए हैं। गुर्जर आंदोलन को जातीय चश्मे से देखना कि सिर्फ एक जाति विशेष का, समाज के एक अंग विशेष का आंदोलन है, गलत होगा। और इसे रिजर्वेशन के चश्मे से भी देखना गलत होगा, क्योंकि रिजर्वेशन कुछ लोगों को एक अलग तरह की आशा देता है, सत्ता में हिस्सेदारी की आशा, लेकिन पूरा समाज सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पा सकता। वर्ग के भीतर वर्ग पैदा होता है। जरूरत इस बात की है कि गुर्जर समाज के सारे वर्गों को, रहने वाले सारे लोगों को किस तरह आर्थिक फायदा पहुंचे, और ये सबसे बड़ा सवाल है। गुर्जरों के आंदोलित होने के पीछे एक कारण मीणा समाज है। मीणा समाज का उदाहरण उनके सामने है कि मीणा समाज के लोगों को किस तरह सत्ता में हिस्सेदारी मिली। अब गुर्जर चाहते हैं कि उसी तरह उन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले। लेकिन क्या सरकार की नीतियों से सिर्फ गुर्जर प्रभावित हुए हैं, या फिर ऐसे आंदोलनों का खतरा देश के दूसरे राज्यों में भी है? इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम गुर्जर आंदोलन के ऊपर बात कर रहे हैं, और आपको एक चीज हम साफ बता दें, ये गुर्जर आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन है। राजस्थान में गुर्जरों के बहाने किसानों का आक्रोश प्रकट हुआ है, और इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए, आप वो जो लोग किसान नहीं हैं उन्हें, कि देश का किसान खुशहाल होने की बजाय आज शोषित बन गया है। इस देश की इकोनॉमी किसानों के ऊपर चलती है, चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। लेकिन वो किसान इस मुल्क में सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है, और किसान को शोषित करने वाला तंत्र संगठित है। इसमें सरकार के अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, बिल्डर्स हैं, सब शामिल हैं। यही वजह है कि पूरे देश में अलग अलग रूप में किसानों का शोषण हो रहा है। किसान एक बड़ी इकाई है, बड़ा शब्द है, लेकिन किसान के अंदर वो सारे समाज हैं जो गांव में रहते हैं और जिनका रिश्ता सीधे खेती से है या खेती से जुड़े हुए दूसरी चीजों से है, पर केंद्र में खेती है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसानों का शोषण अलग अलग किस तरह से हो रहा है। देश में सिर्फ गुर्जरों ने ही रेल और रोड को जाम नहीं किया है। आंध्र प्रदेश के नल्लौर और कड़प्पा में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। किसान बेमौसम बरसात और फसलों की कम कीमत की वजह से उनका जीना दूभर हो गया है। पहले उन लोगों ने सरकार से बातचीत की, लेकिन जब हल नहीं निकला तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंध्र के किसानों को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। तमिलनाडु में भी किसान के सामने मुसीबत है। यहाँ के गन्ना किसान और सिल्क उद्योग से जुड़े किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। किसानों की जमीन को बिल्डरों को दे दिया गया है। जिन किसानों की जमीन गई उनको सही मुआवजा नहीं मिला है, और गन्ना किसानों को सही ढंग से पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसानों के सामने अब आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। कर्नाटक के किसानों की समस्या अलग है। वहाँ परंपरागत तरीके से तैयार किए गए बीजों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जैविक कपास उत्पादन करने वाले किसानों को अब बीटी कॉटन उपजाना पड़ रहा है। कर्नाटक के ही कोलार के किसान टमाटर के दाम को लेकर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। टमाटर की कीमत की वजह से धारवाड़ के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। केरल में नारियल पैदा करने वाले किसानों की स्थिति और भी खराब है। 1996 में 1 क्विंटल नारियल की कीमत 5,553 रुपए थी, जो लगातार घट रही है। किसानों को नुकसान हो रहा है। यही समस्या रबर और चाय की खेती से जुड़े किसानों की भी है।
हर तरफ किसानों की लागत में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पैदावार की कीमत कम हो रही है। देश भर में तिलहन किसान सरकार की नीतियों की वजह से मुसीबत में आ गए हैं। 1980 से 1993 तक देश में तिलहन फसलों की पैदावार दुगनी हो गई थी, लेकिन सरकार की उदार नीतियों की वजह से अब विदेश से सस्ते तिलहन बीज को लाया जा रहा है। भारत तिलहन बीज को निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, जिससे बीजों की कीमत कम हो गई है। इसलिए किसानों ने तिलहन बीजों को पैदा करना बंद कर दिया है। 70 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत ने एक किसान आंदोलन खड़ा किया था। उन्हें किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला। उस समय भी गन्ना, गेहूं, जौ और चने की खेती करने वाले किसानों की हालत वैसी ही थी जैसी आज गुर्जरों की है। गन्ना, गेहूं, जौ और चना पैदा करने की लागत ज्यादा हो गई और सरकार ने इन फसलों की कीमत नियंत्रित कर रखी थी। किसानों को खेती से नुकसान हो रहा था। बाद में स्थिति में बदलाव आया तो ये किसान आंदोलन शांत हुआ। आज देश के हर हिस्से में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसानों को उनकी फसलों की जो कीमत मिल रही है वो बहुत कम है। साथ ही हाईवे, एक्सप्रेसवे, उद्योग, SEZ और विकास के नाम पर किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। दादरी, नंदीग्राम, आगरा, अलीगढ़ जैसे देश में कई इलाके हैं जहां किसान आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने अगर किसानों की समस्याओं से निपटने का कोई सटीक रास्ता नहीं अपनाया तो आज जो गुर्जर कर रहे हैं वैसा ही पूरे देश में होने लगेगा। एक किसान नेता ने मुझे बताया, किसान नेताओं से मेरी बात होती रहती है, उनमें से एक ने मुझे बताया कि आज की सरकार दलाल बन गई है। वो सस्ते में सामान खरीदती है, अनाज खरीदती है, जिन्स खरीदती है, स्टॉक करती है। अब और जब भाव बढ़ते हैं तो बाजार भाव से थोड़े से मूल्य के ऊपर उसको बाजार में उतारती है, लेकिन इस तरह से उतारती है कि वो सारा सामान फिर बड़े जखीरेबाजों के पास पहुंच जाता है। किसानों से सामान उदाहरण के लिए 7 रुपए किलो पे खरीदा जाता है और किसान को वही सामान कुछ महीनों के बाद 70 या 80 रुपए किलो पे खरीदना पड़ता है। ये खतरा किसान की नाराजगी की दूसरी वजह, किसानों की जमीन सरकार सस्ती कीमत पे एक्वायर करती है और उस जमीन को लेकर के बड़े पूंजीपतियों को इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिल्डरों को कॉलोनी बनाने के लिए या किसी और बहाने, SEZ इसका साफ उदाहरण है। किसानों की जमीन जो किसानों की जीविका का सबसे बड़ा आधार है, उसको लेकर के वो पूंजीपतियों को दे देती है। बंगाल में सिंगूर इसका उदाहरण है। हर प्रदेश में इस तरह के उदाहरण बिखरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के नजदीक बझेड़ा गांव, दादरी इसका उदाहरण है। उदाहरण बिखरे पड़े हैं। इसलिए देश के सामने किसान आंदोलन का एक बड़ा गंभीर खतरा खड़ा हो रहा है। इस चीज को कौन समझ रहा है? क्या सरकार समझ रही है? एक ब्रेक लेते हैं और इसके बारे में बात करें। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन एक समाज विशेष का आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है और किसान की गिरी हुई आर्थिक स्थिति के खिलाफ एक विद्रोह का आगाज है, एक शुरुआत है। देश के कोने कोने में ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फ्लैश पॉइंट्स बिखरे पड़े हैं जहां एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है और देश में भयंकर आग भड़क सकती है। आग आंदोलन की, आग हक की लड़ाई की, आग जिंदगी को बेहतर बनाने की और आग उनके खिलाफ जो उनकी जिंदगी को बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी नीतियों से किसानों की हालत इतनी गंभीर हो गई है। आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये जो केंद्र के हैं, उड़ीसा की तो हम बात ही क्या करें क्योंकि वो
ऐसा प्रदेश है जहां की बात कभी मुल्क के सामने आ ही नहीं पाती। नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हथियार न हो तो बात सामने आ ही नहीं पाती, पर इन जगहों की मुख्य जीविका खेती है और इनके ऊपर आधारित जिंदगी, देश की जिंदगी, और उसको चलाने वाला किसान, फसल पैदा करने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? देखिए, 1991 से देश में निजीकरण और उदारीकरण का दौर चला। एक सपना दिखाया गया कि 20 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम विकसित हो जाएंगे। लेकिन आज इन नीतियों का असर देखा जा सकता है। जो अमीर थे वो ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो पहले से भी ज्यादा गरीब। शहर और गांव में जो फासला बढ़ा, उसका नतीजा ये है कि देश एनार्की की ओर जा रहा है। देश का स्टॉक एक्सचेंज तो सुधर गया, लेकिन गांव की हालत ऐसी हो गई कि देश भर में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। ये भी अजीब बात है कि महाराष्ट्र एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी भी है। ये राज्य एक तरफ देश में सबसे ज्यादा अरबपति और खरबपतियों का घर है, तो दूसरी तरफ गरीब किसान जिनके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या के मामले अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 1997 से 2001 तक हर साल औसतन 15,747 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं 2001 से 2007 के बीच आत्महत्या करने वाले किसानों का औसत बढ़कर 17,366 हो गया। 2007 के बाद से लगातार किसानों की आत्महत्या का दर बढ़ता जा रहा है। विदर्भ में कपास किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। वजह साफ है, पूरे देश में 1 हेक्टेयर में कपास उपजाने के लिए उन्हें 16,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि विदर्भ में ये 20 से 22,000 हो जाती है। यहाँ 1 हेक्टेयर में औसतन सिर्फ 146 किलो कपास की उपज होती है। इसे बाजार में 35 से 48 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। मतलब ये है कि कपास की खेती करने वाले किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं। सबसे अफसोस की बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर 20 से 45 साल के हैं। विदर्भ का कपास किसान हो या आंध्र प्रदेश के टमाटर किसान या फिर केरल के नारियल और चाय उपजाने वाले किसान, उन्हें ये लगने लगा है कि सरकारी नीतियों की वजह से पारंपरिक रोजगार बेकार हो चुके हैं। इसलिए गुर्जर आंदोलन को अगर सिर्फ जातीय व आरक्षण के चश्मे से देखा गया तो भयंकर भूल होगी। आज गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, कल दूसरे किसान आंदोलन करेंगे। आज वो रेल और सड़क जाम कर रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो सरकारी तंत्र के पास उनसे लड़ने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ये देश चलाने लायक नहीं रह पाएगा। देश के सामने एक भयंकर खतरा मंडरा रहा है, इतना भयंकर कि जिसका अंदाजा आप और हम कर भी नहीं सकते। आग नीचे नीचे सुलग रही है। देश के 260 जिले सरकारी तंत्र के हाथ से लगभग निकल चुके हैं। वहां पर शाम 6 बजे के बाद भारत सरकार की हुकूमत नहीं रहती, और हुकूमत का मतलब होता है न्याय, हुकूमत का मतलब होता है सिक्का पैसा, और हुकूमत का मतलब होता है लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। 260 जिलों में यह स्थिति धीरे 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 खत्म हो रही है। इस खतरे को ना मीडिया समझ रहा है, मीडिया समझ रहा है, लेकिन मीडिया लोगों को बताना नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया का हित लोगों के साथ नहीं है। मीडिया का हित उनके साथ है जो उद्योगपति हैं और जो बिल्डर हैं। इसलिए मीडिया इसकी तरफ से आंख बंद किए हुए हैं। ऐसे में अगर किसान जगह जगह पर आंदोलन कर दें, गुर्जरों ने यह बता दिया है कि आंदोलन से हक लिए जा सकते हैं। किसानों के विभिन्न वर्ग विभिन्न जातियों के नाम पर अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए उनके हित भी अलग अलग हैं। और वो एक बड़े लड़ाई के लिए अगर जगह जगह संघर्ष शुरू कर देते हैं तो इस मुल्क में क्या होगा? ये मुल्क पैरालाइज हो जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी योजना बनाए कि अर्थव्यवस्था में इन वर्गों को सीधे सीधे फायदा मिले, लेकिन सरकार उद्योगपति, व्यापारी और शहर में रहने वाले उच्च मध्यम वर्ग को देख करके
उनका चेहरा देखकर योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है। सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझती। किसानों के दर्द को इसलिए समझना जरूरी है कि किसानों के बीच में ही हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसानों के बीच में ही दलित हैं, किसानों के बीच में ही पिछड़े हैं, किसानों के बीच में ही गरीब है, खेतिहर मजदूर है, किसानों के बीच में ही गुजर हैं, मीना हैं, यादव हैं, अति पिछड़े हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वोटर हैं, ये सरकार बनाते हैं और इन्हीं के लिए सरकार अपना दिमाग नहीं चलाती, योजनाएं नहीं बनाती, इन्हीं की जमीन ली जाती है। ये बात सुषमा स्वराज को समझनी चाहिए कि किसानों का दर्द अगर लोकसभा में सुषमा जी नहीं उठाएंगी तो सुषमा जी कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ विपक्षी नेता इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इस मुल्क के किसानों का, गरीबों का दर्द लोकसभा में उठाते थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी गुजारिश है, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, बल्कि चंद्रशेखर और वीपी सिंह जी, ये सब ऐसे प्रधानमंत्री माने गए हैं इस मुल्क में जिनमें विजन था, जो देश के लोगों के लिए सोचते थे। आपका नाम इस श्रेणी में आए, इसके लिए जरूरी है कि आप इस मुल्क के किसानों की सारी समस्याओं के बारे में नए सिरे से सोचें। आप अर्थशास्त्री हैं, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि किसानों को अगर फायदा नहीं हुआ तो ये मुल्क एक ऐसी आग में पहुंच जाएगा कि हम कई अफ्रीकी देशों के मुकाबले भी अपने को और एक बौना साबित कर देंगे दुनिया के सामने। आखिर में एक बात, क्या रिजर्वेशन इस मसले का सही हल है? रिजर्वेशन सिर्फ ये बताता है कि किसी वर्ग को सत्ता में किस तरह हिस्सेदारी मिले, लेकिन सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी मिलना उस समाज के आर्थिक हितों को पूरा करना नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि पूरी आर्थिक नीति इस तरीके से बने कि चाहे वो गुजर हो, चाहे वो मीना हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, या चाहे वो पिछड़े हों, किसानों के भिन्न भिन्न वर्ग जो देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह हैं, विदर्भ में हैं, ये सारे लोग इस मुल्क को पैरालाइज कर देंगे। एक ऐसी आग जलेगी जिसमें ये मुल्क अपने भविष्य को तिल तिल करके जलता हुआ देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।